और अक्सर हम कहते हैं कि अगर आपको अपने पैसों का ख्याल रखना नहीं आता है, अगर आपको अपनी निवेश रणनीति बांधना नहीं आता है, अगर आपको नहीं पता कि आपके आर्थिक लक्ष्य क्या है, जो कि नहीं जानना मेरे ख्याल से बहुत आम बात है। और एक तरह से अगर आप ऐसे शख्स रहे हैं जिसने कभी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में नहीं सोचा है, तो बहुत लाजमी है ये कि आप शायद कोई भी कदम उठाने से पहले शायद डरें। और इसीलिए यहाँ पर काम आते हैं आर्थिक सलाहकार। लेकिन अब ऐसे वक्त में जहाँ पर आपके पास हर कोई इंसान अपने आप को आज देखा जाए तो आर्थिक सलाहकार बोलता है, भले ही सोशल मीडिया में आप इन्फ्लुएंसर्स की बात कर लें या गाहे बगाहे आपने कहीं किसी दोस्त या रिश्तेदार से सुन लिया कि फला आदमी ने हमारे इतने पैसे डाल दिए और हमारी इतनी प्लानिंग करा दी। अब इस तरह के सिनारियों में आप अपने पैसों को लेकर, अपनी गाड़ी कमाई को लेकर किस पर विश्वास करें, कैसे विश्वास करें? अपने लिए एक आर्थिक सलाहकार जो कि हमारे हिसाब से आपके डॉक्टर जितना ही ज़रूरी है, ये शायद आपके पैसों का डॉक्टर हो, कैसे चुनें? इसी पर बात करते हैं। हर्षवर्धन रुंगटा, सीईओ रुंगटा सिक्योरिटीज़ मेरे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और अपने लिए आर्थिक सलाहकार चुनना मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मुद्दा है और बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन यहीं पर आके लोग रुक जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सलाह हर किसी को फ्री में चाहिए। और यही कारण है, हमने देखा कि इन्फ्लुएंसर्स इतनी जल्दी चढ़े, लोगों की नज़र में आए। पैंडेमिक के दौरान लोगों ने खूब पैसे भी कमाए उनकी सलाह लेकर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी सलाह फ्री में सलाह लेकर अपने हाथ भी जलाए हैं। ठीक है, तो आज हम ऐसा कुछ नहीं आपको बताएंगे, हालांकि बताएंगे कि इन्फ्लुएंसर्स से कैसे आपको दूर रहना चाहिए और कैसे सचेत सतर्क होकर उनकी सलाह लेनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा आर्थिक सलाहकार क्या क्या करता है, हर्ष ये बताएं। तो कविता, आपने एकदम सही कहा कि आप जब अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप किससे एंगेज कर रहे हैं, किससे आप इस चीज की सलाह ले रहे हैं। क्योंकि एक भी अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया, आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ में इम्पैक्ट कर सकता है। हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हमेशा बात की है, तो इसका क्या मतलब होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं और वो लंबी अवधि में क्यूमुलेटिव, ओके, आप कोई गलत डिसीजन लेके एक गलत राह पे निकल जाते हैं और फिर वहां से आपको 5 या 10 साल बाद रियलाइज होता है कि आपने कुछ गलत किया है, उसे अंडू करना मतलब आपने 5 या 10 साल के कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी खोया है। तो एक सही मायने से शुरू करना बहुत जरूरी होता है और उसके लिए ये समझना जरूरी होता है आप किससे सलाह ले रहे हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल पोर्टफोलियो क्रिएशन एक बहुत ही स्किल्ड जॉब है। और ये अब ऐसा नहीं रहा कि आप कोई भी अपने ये जो आपका नेबरहुड अंकल है या फ्रेंडली नेबरहुड अंकल है जहाँ पे आपने कभी मिले थे तो बात कर ली, कॉफी पीते हुए बात कर ली और पोर्टफोलियो बना लिया, वैसा नहीं है। फाइनेंशियल वर्ल्ड इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है और उसमें ये जरूरी है कि आप एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट को समझें और आपके एप्टीट्यूड और आपकी रिक्वायरमेंट को समझ के आप मैप करें। ये नहीं कि हर कोई नई चीज आ रही है तो वो अच्छी है और उसे लेना है आपके पोर्टफोलियो में। तो फाइनेंशियल बिहेवियर, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को मैच करके एक पोर्टफोलियो बनाना है। यही काम आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर वो करके देगा आपके लिए। ऑलराइट, लेकिन हम कैसे भरोसा करें कि हमारे लिए किस तरह का आर्थिक सलाहकार सही है और किस तरह के आर्थिक सलाहकार से हमें दूर भी रहना चाहिए? मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ज़रूरी बात है, क्योंकि झोला छाप जैसे डॉक्टर होते हैं, उसी तरह झोला छाप आर्थिक सलाहकार भी होते हैं जो आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई को चंपत कर सकते हैं। ठीक है, तो हर्ष बताइए। देखिए कविता, 3-4 क्राइटेरियाज हैं। आपको वो 3-4 क्राइटेरियाज में देखना है कि आप किससे एंगेज कर रहे हैं। तो पहली बात ये जरूरी है मानना, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि फाइनेंशियल एडवाइजर आपके एक फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह काम करता है। तो जिस तरह आप अपनी सेहत को कोई भी एक नॉर्मल से डॉक्टर या इनएक्सपीरियंस डॉक्टर या अनक्वालिफाइड डॉक्टर के हाथ में नहीं देते, उसी तरह आप अपने पैसों को, जो आपकी बहुत मेहनत की कमाई है, आप उसे एक अच्छे हाथों में देंगे, तब जाके उसकी वैल्यू बनेगी। अब ये अच्छे हाथ ये अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स कौन है? तो 3-4 पैरामीटर्स में आप इवेल्युएट कर सकते हैं। पहली चीज, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल जॉब की बात कर रहे हैं, उसमें आपको देखना है कि ये क्वालिफिकेशन क्या है। जब भी आप किससे एंगेज करें, आप पहले उनकी क्वालिफिकेशन समझिए, देखिए कि किस तरह से उनकी क्वालिफिकेशन है। क्या वो फाइनेंशियल एडवाइजरी की क्वालिफिकेशन है कि वो बैंकिंग या सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है? देखिए, बैंकिंग, टैक्स फाइलिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सब अलग अलग चीजें हैं। एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ, अगर आप रेगुलरली एरोप्लेन में ट्रैवल करती हैं, मतलब आप मान लीजिए कि आप महीने की 3-4 बार एरोप्लेन में ट्रैवल करती हैं, इसका मतलब नहीं कि आपको प्लेन चलाना आता है।
उसी तरह आप अगर बैंक में काम करते हैं, इसका मतलब नहीं कि आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी आती है। आप अगर टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी आती है। उसी तरह जिस तरह से एक फाइनेंशियल प्लानर आपकी टैक्स फाइलिंग में प्रोफेशन नहीं होगा, उन्हें बैंकिंग के बारे में, ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अलग से कर सकते हैं। तो उसी तरह पहली चीज जो आपको देखनी है कि जिस पर्पस के लिए आप उन्हें एंगेज कर रहे हैं, जो है आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएशन, क्या उन्हें उस दिशा में उनकी क्वालिफिकेशन है कि नहीं है। तो एक है आपको क्वालिफिकेशन देखनी है और ये देखना है कि वो मैच करता है कि नहीं फ्रॉम व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। दूसरा ऑफ कोर्स है एक्सपीरियंस। अब देखिए उदाहरण के रूप में बताता हूँ, एक डॉक्टर है जिनकी 20 या 30 साल की प्रैक्टिस है और उससे कंपेयर करते हैं एक दूसरे जो फ्रेशली ग्रेजुएट होकर अभी अभी डॉक्टर बने हैं। ऐसा नहीं है कि उनको फ्रेश डॉक्टर्स को नॉलेज नहीं है, सिर्फ है कि एक्सपीरियंस हर एक फील्ड में बहुत ज्यादा मायने रखता है। उसी तरह जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर को आप अप्रोच कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है। क्वालिफिकेशन नो डाउट वो क्लियर करके पास हुए हैं और वो इस फील्ड में आए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में कैसे अपने क्वालिफिकेशन के साथ में एक्सपीरियंस को जोड़ते हैं। सो एक्सपीरियंस कैसा है उनका, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उन्होंने आज तक अपने क्लाइंट्स के साथ कैसा काम किया है, और तो वो देखना जरूरी है। तीसरा आपको जो देखना है वो इन्वेस्टमेंट स्टाइल एंड अप्रोच। अब इसका क्या मतलब होता है, हर एक इंडिविजुअल की एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट अप्रोच होगी कि वो पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, और ये डिपेंड करता है उनकी रिसर्च के बेसिस पे। तो हर एक इंसान का एक अलग अप्रोच होगा, एक इन्वेस्टिंग स्टाइल होगा जो वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो आपको ये देखना है कि आप जिससे भी इंगेज कर रहे हैं उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, उनका अप्रोच क्या है, और वो क्या आपकी वेवलेंथ से मैच करता है। मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में, आप एक एज एन इन्वेस्टर आप बहुत अग्रेसिव रिस्क लेना चाहते हैं, यही आपका प्रोफाइल है, और आप समझ के सोच समझ के आप अपना प्रोफाइल वैसा बनाते हैं और बोलते हैं कि मुझे अपना पोर्टफोलियो वैसे बनाना है। लेकिन आप एक एडवाइजर से मिलते हैं जो अदरवाइज ट्रेडिशनली बहुत कंजर्वेटिव है, तो वो आपको जो आपका पोर्टफोलियो बना के देंगे वो मोटा मोटी ऐसा दिखेगा कि आपको थोड़ा कंजर्वेटिव स्टाइल में जा रहे हैं, क्योंकि ये उनकी रिसर्च कहती है कि ये बेटर है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग है। तो हो सकता है कि आप वहां पे मैच नहीं करें। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मिलके ये समझना है कि उनका इन्वेस्टमेंट अप्रोच और स्टाइल क्या है, तो तब जाके ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन पाएगा। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, जो मैंने देखा है लोगों में, कि कई लोग अपने नेबरहुड में कोई अगर इनका कोई अवेलेबल है, कोई एडवाइजर रूप में जो उनके नेबरहुड में रहता है, और एक है जो दूर कोई दूसरी सिटी में रहता है, तो वो बोलते हैं कि मुझे अपने नेबर मेरे क्योंकि मेरे पास में है, मैं जब चाहूं मैं उनसे अप्रोच कर सकता हूं, तो मैंने इसके लिए इनसे एंगेज किया है। तो आपने इन इफेक्टिवली क्या किया है, आपने सर्विस अवेलेबिलिटी को नॉलेज से पहले आपने प्रेफरेंस दिया है। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक मैंने कहा कि आपको सर्विस चाहिए या आपको सही एडवाइस चाहिए। आपको अगर कुरियर का कोई काम करना है कि आपका फॉर्म सबमिट करना है, ये सब तो आप कुरियर से भी कर सकते हैं, उसके बेसिस पर एक फाइनेंशियल एडवाइजर चूज नहीं करते। तो नॉलेज को प्रायोरिटी दीजिए, सर्विस भी आनी चाहिए, लेकिन बिटवीन द टू आपको एक चीज पिक करना है कि क्या कोई सर्विस दे रहा है तो मैं उसके लिए उनसे एंगेज कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें रिक्विजिट नॉलेज नहीं है। तो आई थिंक क्योंकि पोर्टफोलियो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गलत डिसीजन मैंने जैसे बताया कि आपकी पूरी दिशा बदल देता है। तो आप नॉलेज पे फोकस रखिए, सर्विस ऑब्वियसली आपको मिलनी चाहिए और मिलेगी, लेकिन अगर दोनों में से चूज करना है तो नॉलेज इज प्रायोरिटी। तो आप अगर इन 3-4 चीजों को ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे, और इसके जो रिवॉर्ड्स लॉन्ग टर्म में मिलेंगे, जो भी कॉस्ट आपका लगता है उससे कई गुना ज्यादा अच्छा रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में मिल सकता है। और दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, डोंट बी पेनी वाइज पाउंड फूलिश। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा आपको धीरज भी रखना होगा, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई नया रिश्ता आप स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो एक विश्वास, जो कि हर्ष आपने भी हाईलाइट किया, विश्वास बनने में थोड़ा सा समय लगता है, और इसीलिए थोड़ा सा समय जो है आपको आर्थिक सलाहकार को भी देना होगा, ताकि वो न सिर्फ आपको समझ सके बल्कि अपनी निवेश रणनीति जो कि वो आपके लिए तय कर रहे हैं वो भी आपको समझा सके। लेकिन बहुत सारी कई बार हर्ष एक जगह जहां मामला फंस जाता है वो है फीस को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले तो फ्री में सलाह आपके फ़ायदे के मतलब की होगी ये ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट अपने पैसों के मामले में आप फ्री में सलाह ना ही लें तो बेहतर होगा। लेकिन फ़ीस के प्राइस बैंड की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम टू मैक्सिमम एक आर्थिक सलाहकार, एक फाइनेंशियल प्लानर कितना चार्ज करते हैं, ऑब्वियसली उनके अनुभव पर भी निर्भर करता है, उनके क्लाइंट लिस्ट पर भी निर्भर करता है, कितने बड़े बड़े लोगों के फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज़ वो संभालते हैं। लेकिन आमतौर पर अगर मुझे एक एवरेज रेंज चाहिए होगी फ़ीस की, प्रोफेशनल फ़ीस की, आर्थिक सलाहकार की, तो वो कितनी होगी?
कविता, बहुत मुश्किल है ऐसा कहना कि आप किस रेंज में आपको सर्विसेज मिलेगी, किस फी रेंज में, क्योंकि जैसे आपने सही कहा कि हर एक सलाहकार की खुद की एक्सपीरियंस, खुद की नॉलेज, खुद के जो उनका काम किया है उन्होंने अभी तक, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। आई आई डोंट थिंक कि उसको कोई भी एक नंबर देना सही होगा, क्योंकि ये नंबर इतना वेग होगा कि उसकी बात करना एक्चुअली वैलिड नहीं है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज फ्री में नहीं आती। अगर कोई आपको फ्री में एडवाइस दे रहा है और आपको लग रहा है कि आपके हित में बात हो रही है, ये जरूरी नहीं है। फ्री में आप अगर चाहेंगे तो आपको आप गलत ये मैंने जैसे कहा कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश, आप कई बार छोटा छोटा खर्चा बचाने के चक्कर में आप बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो आंसरिंग योर स्पेसिफिक क्वेश्चन की फी की रेंज क्या होगी, आई थिंक ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा, और आपको बहुत ही वेग आई मीन एक बैंड देके कोई मतलब नहीं है। तो आई थिंक बट इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, आई मीन इतना बुरा भी नहीं है, और हर रेंज के एडवाइजर्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत महंगे वाले के पास ही जाना या सस्ते वाले अच्छे नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। आप अगर ये क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये सब इन्वेस्टमेंट स्टाइल, अगर इन पैरामीटर्स पे आप किसी से बात करेंगे, आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपको ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप में एंटर होना है कि नहीं है, और उस बेसिस पे आप म्यूचुअली डिस्कस करके अपनी फीस नेगोशिएट कर सकते हैं। और राइट हर्ष, मेरे ख्याल से काफ़ी बारीकी में जाकर हमने इस पूरे मामले पर आज बात की है। आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन फ़िलहाल बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दर्शकों के सवालों की ओर फोकस करेंगे, और ब्रेक पर जाऊं उससे पहले नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इसी के साथ साथ अगर आप ITR फाइलिंग को लेके कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। टैक्स की पाठशाला लगी है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, सवाल पूछिए #स्वदेश टैक्स हेल्पलाइन के नाम से, और हमारा हॉटलाइन नंबर जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये 24 घंटे ऑन रहता है। झटपट अपने सवाल की, कुछ ही दिन रह गए हैं ITR फाइलिंग के लिए, तो ऐसे में टैक्स की पाठशाला हमने लगाई है। अपने सवाल आप हमें झटपट व्हाट्सएप करें, और आपके सवालों का तुरंत जवाब हम अपने एक्सपर्ट से आपको दिलवाएंगे। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद।